Good morning students, and today we are going to start the chemistry portion of our class 9th and the first chapter is matter in our surroundings. ठीक है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th के लिए स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले इस चैप्टर का हेडिंग पढ़ो, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. तो इस पूरे चैप्टर में तुमको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ना है वो है मैटर. ठीक है, वो क्या है, मैटर. कि आखिर मैटर होता क्या है और हम लोग फिर मैटर को फर्दर कैसे क्लासीफाई करते हैं, मैटर किन सारी चीज़ों से बना होता है और उनके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है. ठीक है, ठीक है. तो मैटर क्या होता है, सबसे पहले इस चीज़ को स्टडी करने का कोशिश करते हैं. देखो, तो जब इसके बारे में डिस्कवरी होने लगा और जब साइंटिस्ट लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाने की कोशिश की कि मैटर क्या है, तो उन्होंने सिंपल सा एक डेफिनेशन बनाया. ठीक है, हर एक वो चीज़ इस पूरे यूनिवर्स में, हर एक वो चीज़ जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसके पास अगर कोई मास हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैटर. ठीक है, तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज space and has mass. is called matter. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. हर एक वो चीज़ है ना, हर एक वो चीज़ जिसके पास कोई ना कोई मास हो या अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे जो स्पेस लिखा है ना, इसका मतलब होता है वॉल्यूम. इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम. इसका मतलब हर एक वो चीज़ जिसके पास अपना कुछ वॉल्यूम हो या वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास, है ना. वैसे हर एक चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर. देखो इस दुनिया में हर एक चीज़ मैटर से ही बना हुआ है. ठीक ना, बड़े से बड़े पहाड़ से लेकर के रॉकेट से लेकर के छोटी से छोटी चीज़ों तक हर एक चीज़ मैटर से ही बना हुआ है. क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ के पास मास होता है और हर एक चीज़ कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई ज़रूर करता है. ठीक है, देखो जैसे एक डस्टर का एग्जांपल है ना, मान लो ये एक डस्टर है, तो इस डस्टर का एक पर्टिकुलर, अगर ये डस्टर कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब इस डस्टर का कुछ वॉल्यूम है ना, और इस डस्टर का कुछ मास भी है, तो ये डस्टर क्या हो जाएगा, एक मैटर हो जाएगा, है ना. उसी तरीके से ये पेन, इस पेन का भी कुछ मास है और इस पेन का कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है या कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मैटर. तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़, इस यूनिवर्स में ऐसा है ही नहीं जो मैटर ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ के पास कोई ना कोई मास होता है और हर एक चीज़ कोई ना कोई वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई ज़रूर करता है ना. तो हर एक चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर. तो हर एक चीज़, हर एक वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो, उसको क्या बोलेंगे, मैटर, है ना. तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे बेसिक डेफिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि मैटर क्या होता है. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. मास का मतलब तो वही, मतलब कितना कितना इसका मास है, कितने केजी का है, कितना ग्राम का है ना, वो मास हो गया. और स्पेस मतलब वॉल्यूम. वॉल्यूम को तुमको पता है, क्यूबिक मीटर्स है ना. इसका वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, बोलो, क्यूबिक मीटर्स. मीटर क्यूब है ना, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब. और मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम हो सकता है या केजी हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है. ठीक है, ठीक है. तो हर एक वो चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करे या उसके पास मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं. ठीक है, चलो जब ये समझ में आ गया कि मैटर क्या होता है, मतलब हर एक चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो, उसको मैटर बोलते हैं. तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि आखिर ये मैटर कैसे बना होगा, है ना. कोई भी चीज़, जैसे मान लो अगर हम बोले ये डस्टर एक मैटर है, तो ये डस्टर कैसे बना होगा, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये डस्टर किस चीज़ से बना हुआ होगा, है ना. अगर बोले ये पेन मैटर है ना, तो ये पेन किन सारी चीज़ों से बना होगा. अगर हम पूरा बॉडी हमारा एक मैटर है, क्योंकि हमारा बॉडी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और हमारे बॉडी का कुछ मास भी है ना. तो अगर हमारा पूरा बॉडी किन सारी चीज़ों से बना होगा, तो जब साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने पता लगाया कि ये जो मैटर है वो बने होते हैं पार्टिकल से. वो किससे बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, पार्टिकल से. मतलब मैटर का कांस्टेंट यूनिट क्या होता है, पार्टिकल्स. मैटर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक जगह पर इकट्ठे करने से बनते हैं ना. व्हेन विल कलेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, तो वो क्या बन जाते हैं, मैटर बन जाते हैं. ठीक है, ठीक है. तो देखो हम बोल सकते हैं कि मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, मैटर किन से बने हुए हैं, पार्टिकल्स से. ठीक है, हर एक मैटर, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अगर हम एग्जांपल ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, मान लो मैंने डस्टर का एग्जांपल लिया है ना. डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए. ठीक है, हर एक चीज़ मैटर है. इवन
ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड ऐसे सॉलिड चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मान लो एक गैसेज है ना, एयर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन, ये सब एयर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे क्या है, गैसेज है ना, तो ये भी मैटर है। एग्जाम्पल लिक्विड भी ले लेंगे, ठीक है, वाटर है ना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था, हाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटर के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि हर एक वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर। और मैटर किससे बने होते हैं, मैटिकल पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। तो मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे कोई भी मैटर ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे, जैसे बोर्ड, डस्टर, चॉक, एयर, ऑक्सीजन, वाटर, केरोसिन, ऑयल, ये सारे क्या है, मैटर। मतलब इस यूनिवर्स में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो मैटर ना हो, है ना, या मतलब जिसके पास मास ना हो, और या तो फिर वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई ना करता हो, ठीक है। तो ये सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, चौक हो गया। तो इतना तो समझ में आता है कि बोर्ड, डस्टर, चौक ये सारे क्या है, सॉलिड्स हैं, है ना, सॉलिड्स हैं। एयर, ऑक्सीजन क्या हो गया, गैसेस के एग्जाम्पल हो गए। वाटर, केरोसिन, ऑयल, ये सारे लिक्विड हैं। तो मतलब कोई भी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ये सारे किन से बने हुए होते हैं, सारे मैटर ही हैं। और ये सारे किससे बने हुए हैं, पार्टिकल से। क्यों, क्योंकि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हर एक मैटर पार्टिकल से बना होता है, तो ये सारे भी पार्टिकल से बने हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हम लोग को सीखना है वो ये है कि जैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ये एक पेन है या एक मार्कर है, तो ये भी एक मैटर है, क्योंकि इसके पास मास है और इसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो मैटर है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो इसमें सिर्फ पेन के ही पार्टिकल्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पेन एज अ मैटर है तो इस पेन में डस्टर के पार्टिकल्स आ जाएंगे, है ना, डस्टर के पार्टिकल्स नहीं आएंगे। तो अगर ये पेन है तो इसमें सिर्फ पेन के ही पार्टिकल्स होंगे। समझना मेरी बात को, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर ले लें, तो वाटर जो मैटर है वो सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल से बना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वाटर मैटर बनाने के लिए हमने कुछ ऑयल के भी पार्टिकल्स ले लिए होंगे, नहीं। तो हर एक मैटर अपने यूनिक पार्टिकल से बना हुआ होता है ना। कभी एक पार्टर में दूसरे के पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे। वाटर में कभी ऑयल के पार्टिकल्स नहीं आएंगे, वाटर में कभी एयर के पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे, है ना। अगर हम सिर्फ वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल से बना हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि हर एक मैटर जो है वो अपने यूनिक पार्टिकल से बना हुआ होता है ना। ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ यूनिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ यूनिक पार्टिकल्स, है ना। अगर डस्टर है तो उसमें सिर्फ डस्टर के पार्टिकल्स होंगे, वाटर है तो सिर्फ वाटर के पार्टिकल्स होंगे। वाटर के पार्टिकल्स डस्टर बनाने में काम नहीं आएंगे, या डस्टर के पार्टिकल्स वाटर बनाने में कभी काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैटर के बारे में हो गया। मैटर, स्पेस, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट। मैटर बना कैसे होता है, पार्टिकल से। और पार्टिकल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ यूनिक पार्टिकल्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हर एक वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास, हम लोग उसको मैटर बोलते हैं, और मैटर पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और हर एक मैटर के पार्टिकल्स यूनिक होते हैं। ये 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम लोग अपना 4th पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे, जिसको बोलते हैं कि आखिर जो मैटर तो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज़ है ये क्या होता है, ठीक है। हमारा 4th पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स के जो साइज़ हैं वो कैसे पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज़ कैसा होता है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, या क्या होते हैं, हम लोग को पता लगाना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक एक्टिविटी लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, एक एक्टिविटी में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया, और इस बीकर में मैंने क्या ले लिया, बोलो H2O क्या होता है, वाटर, है ना। एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने वाटर फिल किया, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस वाटर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कोई कलरिंग एजेंट डालूंगा, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या डालूंगा, कलरिंग एजेंट, है ना। इसका मतलब मैं इस पूरे वाटर के कंटेनर में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कलरिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास खुद का कलर होता है कुछ, है ना। तो मालूम मैं एग्जांपल बोलूँ, मैंने एक ऐसा कलरिंग एजेंट लिया जिसका कलर क्या है, बोलो ब्लू, है ना। मैं 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कोई एक ऐसा सब्सटेंस डाल रहा हूँ जो ब्लू कलर का है। वो क्या होगा, वो इस पानी में जाएगा, और थोड़ी देर के बाद क्या पता चलेगा कि ये जो पूरा वाटर है, इसका पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, बोलो ब्लू,
है ना। वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है। उस कलरलेस वाटर में मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जिसका कलर क्या है, ब्लू। अब वाटर क्या करेगा, अब वाटर पूरा का पूरा कैसा हो गया, बोलो ब्लू कलर का हो गया, है ना। समझ में आ गया। इसका मतलब देखो, इससे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आता है। देखो अगर हम देखो वाटर भी मैटर है और ये भी मैटर है। क्यों? क्योंकि वाटर ने भी कुछ वॉल्यूम और मास ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और इस कलरिंग एजेंट का भी कुछ मास है और इसका भी कुछ वॉल्यूम होगा, है ना। इसका मतलब दोनों ही मैटर है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, वाटर का जो वॉल्यूम है उस कलरिंग एजेंट के वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। दिख रहा है ना, देखो वाटर कितना है और कलरिंग एजेंट तो सिर्फ 3 ड्रॉप है। तो 3 ड्रॉप करने का मतलब देखो, मैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे ड्रॉप्स ले रहा हूँ, है ना। तो ये तीनों ड्रॉप्स आपस में मैटर है। मान लो मैटर M1, मैटर M2 और मैटर M3, है ना। ये तीनों जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में मैटर हैं। क्यों? क्योंकि इसका कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ मास भी होगा, इसका भी कुछ वॉल्यूम है और इसका भी कुछ मास होगा। तो ये तीनों आपस में मैटर है ना। लेकिन देखो इस 3 ही मैटर ने, इस 3 एजेंट, कलरिंग एजेंट के ड्रॉपलेट ने ही इस पूरे वाटर का कलर चेंज कर दिया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक एक मैटर है, ये जो एक एक मैटर है, ये बहुत सारे पार्टिकल्स से बना हुआ होगा, है ना। ये सब आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना, आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर, आर मेड अप ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। तुम खुद सोचो, देखो मान लो कोई बहुत लार्ज वॉल्यूम दे दिया, उसमें अगर 2-3 बूंद डालने से अगर पूरा चीज़, पूरा प्रॉपर्टी चेंज हो जा रहा है, पूरा वाटर का कलर ही चेंज हो जा रहा है, इसका मतलब वो जो मैंने 2-3 ड्रॉप डाले उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तभी तो बहुत सारे कलर के पार्टिकल्स होंगे, तभी तो उसने पूरे वाटर का ही कलर चेंज कर दिया, है ना। इसका मतलब ये जो 3 ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे तो हैं, लेकिन ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बहुत सारे पार्टिकल से बने हुए होते हैं ना। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल में अगर लेके समझाना चाहें तो हम बोले फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर अगर एक ड्रॉपलेट अगर हम बोले कि 10 मिलियन पार्टिकल्स से बना हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम बोलें कि एक जो ड्रॉपलेट है वो 10 मिलियन पार्टिकल से बना हुआ है, और हम पूछो कि अगर एक पार्टिकल का साइज क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 1/10 मिलियन, है ना। तो सोचो ये कितना छोटा नंबर है ना। एक जो ड्रॉपलेट है वो मैंने माना कि 10 मिलियन पार्टिकल से बना हुआ है, तो एक पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, 1/10 मिलियन। सोचो कितना छोटा नंबर है ना। तो पार्टिकल का साइज भी क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। इसका मतलब मैटर तो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और वो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, वेरी 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 स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज कैसा होता है भाई, तो वेरी 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 स्मॉल। पार्टिकल का साइज क्या था, बहुत ही बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है। तो हमने चौथा पॉइंट क्या डिस्कस किया कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना। पार्टिकल्स का साइज कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। एक बार फिर से ये एक्टिविटी समझ लो, ठीक है। तो एक्टिविटी में मैंने क्या किया, मैंने वाटर लिया था और एक कलरिंग एजेंट लिया था। हमने ये देखा कि 2-3 ड्रॉप्स कलरिंग एजेंट ने ही पूरे वाटर का कलर चेंज कर दिया। तो मैं अगर एक ड्रॉपलेट को कंसिडर करूँ, तो अगर ये ड्रॉपलेट ने पूरे वाटर का कलर चेंज कर दिया, इसका मतलब ये वाटर में जो पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तभी तो इतने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर का इस छोटे छोटे ड्रॉपलेट ने कलर चेंज कर दिया, है ना। इसका मतलब एक एक ड्रॉपलेट या एक एक मैटर जो होता है वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना हुआ होता है ना। तो आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एग्जाम्पल क्या लिया कि अगर एक ड्रॉपलेट मान लो 10 मिलियन पार्टिकल्स का बना हुआ होगा, तो एक पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, 1/10 मिलियन। देखो ये कितना छोटा नंबर है ना। ये अप्रॉक्सीमेटली 1/10⁻6 है, 1/10⁻6 है। तो सोचो कितना छोटा नंबर आ रहा है ना, कितना छोटा नंबर आ रहा है। तो इसको देख के कंक्लूड करते हैं कि पार्टिकल जो है वो मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, मतलब मैटर पार्टिकल से तो बने होते हैं, लेकिन वो पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा, ठीक है। नोट डाउन करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपना 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में हम लोग को क्या डिस्कस करना है, हम लोग को ये डिस्कस करना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है ना। मीन्स देयर इज
गैप या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है कि देयर इज गैप या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है ना। इसको भी समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं, हमको मान लो गर्मी का दिन है, हमको नींबू पानी पीने का मन किया, हमको नींबू का शरबत पीना है, ठीक है। तो हम क्या किए, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर वाटर लिए, ठीक है। और वाटर में हम क्या करते हैं, वाटर में क्या करते हैं, हम इसमें शुगर को ऐड करते हैं। वाटर में क्या किए, हम शुगर को ऐड किए, है ना। मान लो नींबू पानी का मन है, तो पानी लिए और उसमें नींबू और चीनी डालना है, तो शुगर को क्या करना है, वाटर में डिसॉल्व करना है ना। तो हम क्या करते हैं, चम्मच से शुगर डालते हैं और उसको स्टेयर करते हैं, मतलब घुमाते हैं। घुमाने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है ना। तो इसके पीछे का केमिस्ट्री समझते हैं कि इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसको बड़े में बनाए, तो देखो ये वाटर है, तो ये वाटर भी क्या होगा, मैटर है ना। वाटर क्या है, मैटर है, और मैटर है तो पार्टिकल से बना हुआ है। तो मान लो मैं मानूं कि ये देखो ये छोटे 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 जो हैं ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। क्या है, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। ये जो हैं ये क्या है, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जब मैं इस शुगर को ऐड कर रहा हूँ, जब मैंने शुगर को डाला तो शुगर क्या कर रहा है, ठीक है। ये जो तो शुगर को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। शुगर के पार्टिकल्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, ऐसे, ठीक है। तो देखो शुगर के पार्टिकल्स यहाँ 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 आकर फंस जा रहे हैं ना, यहाँ यहाँ आकर देखो ये जो डैश लाइन जैसे दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो हम लोग बोलते हैं कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गया, उसके पीछे का केमिस्ट्री ये है कि ये जो शुगर है ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, देखो है ना, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल, तो बीच में स्पेस है, तो इस बीच स्पेस में क्या हो रहा है, शुगर के पार्टिकल्स आकर एडजस्ट हो जा रहे हैं। देखो एक पार्टिकल वाटर का यहाँ है, एक वहाँ है, तो दोनों के बीच में स्पेस है। देखो दोनों के बीच में यहाँ पर एक पार्टिकल शुगर का आकर क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो कभी भी कोई चीज़ डिसॉल्व कर जाता है, इसके पीछे का केमिस्ट्री ये है ना। तो आखिर ये डिसॉल्व तो तभी करेगा ना जब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, बोलो है कि नहीं। ये चीज़ डिसॉल्व तो तभी करेगा जब दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि देयर इज अ गैप और स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं रहेगा, गैप ही नहीं रहेगा, तो कोई भी चीज़ कभी एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होगा, है ना। तो इस एक्टिविटी से हम लोग ये बात प्रूव कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से तो बना हुआ होता है, लेकिन पार्टिकल्स के बीच में गैप या स्पेस भी होता है, ठीक है। समझ में आ गया इस एक्टिविटी, नो डाउट। ठीक है, चलो अब हम लोग पार्टिकल्स के बारे में एक और चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक नंबर 6, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 वो क्या है, देखो अब हम क्या करते हैं, जैसे देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि मैटर तीनों हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं ना। तो मान लो सॉलिड्स को अगर छोड़ दें तो मैटर, लिक्विड्स और गैसेस भी हैं, है ना। मैटर जो है वो क्या है, बोलो, लिक्विड्स भी है और गैसेस भी है, ठीक है ना। अब देखो लिक्विड हो या गैस हो, दोनों का टेंडेंसी होता है क्या, फ्लो करने का, है ना। देखो अगर तुम पानी को अगर तुम एक जगह पे गिराओगे तो पानी बह के दूसरी जगह चला जाता है ना। या गैस है ना, मान लो कोई गैस है तो गैस भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर पाता है। तो ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों क्या करते हैं, दोनों ही, बोलो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। लिक्विड्स और गैसेस क्या होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो अब हम फ्लो करने के पीछे का केमिस्ट्री समझेंगे, है ना। फ्लो करने के बीच का केमिस्ट्री समझेंगे। देखो कोई भी लिक्विड या गैस लेंगे, ठीक है। मान लो वाटर लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया, एयर लिया, है ना। तो वाटर क्या है और एयर क्या है, वाटर लिक्विड है और एयर क्या है, गैस है, ठीक है। तो देखो वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे दूर 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 दूर, है ना। ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है। उसी तरीके से गैसेज हैं, ठीक है। ये गैस के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में भी गैप है ना। तो देखो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है इन दोनों के बीच में, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, इसके कारण क्या होता है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे देखो
हमेशा क्या होगा, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, ठीक है। हमेशा दोनों में कैसा फोर्स एक्ट करता है, अट्रैक्शन। मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हमेशा खींचने का कोशिश करता है अपने तरफ। मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है ना। हर एक पार्टिकल एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन अगर डिस्टेंस बिटवीन देम अगर इंक्रीज करेगा, है ना, अगर डिस्टेंस बिटवीन देम अगर इंक्रीज करने लगेगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगता है, बोलो, डिक्रीज करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करने लगेगा, डिक्रीज, है ना। इसका मतलब पार्टिकल्स जितने नज़दीक रहेंगे उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा रहेगा। लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जितना ज़्यादा गैप बढ़ता चला जाएगा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, उतना ही वीक होता जाएगा या उतना ही कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर लिक्विड्स की बात करें, अगर वाटर लिक्विड है और एयर क्या है, गैस, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी गैप है। इसका मतलब इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या है, वो वीक है ना। गैसेस में देखो, गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना वो लिक्विड से भी ज़्यादा होता है ना। गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो देखो लिक्विड से भी ज़्यादा है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप है लेकिन यहाँ ज़्यादा गैप है ना। इसका मतलब गैप ऑफ गैसेस इज ग्रेटर देन गैप ऑफ लिक्विड्स। देखो, पार्टिकल्स हैं तो पार्टिकल्स के बीच में गैप तो रहेगा, लेकिन लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है कि लिक्विड में ये गैसेस गैस के कंपैरिजन में कम होते हैं, या गैसेस में जो गैप्स हैं वो लिक्विड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। कंपैरेटिव है, इसके रिस्पेक्ट में इसमें गैप ज़्यादा होगा। तो देखो, अब अगर गैप ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो और कम हो जाएगा, है ना। अगर गैप ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। तो देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है ना, इसी के कारण जो लिक्विड्स और गैसेस हैं ये फ्लो करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, लिक्विड्स और गैसेस दोनों में ही स्पेस है बीच में या गैप है बीच में, और गैप होने के कारण क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो दोनों में गैप्स हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में डिक्रीज कर रहा है, इसी के कारण लिक्विड्स और गैसेस दोनों क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों क्या करते हैं, फ्लो। अब देखो, अब क्योंकि गैसेस में गैप्स ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम है, तो गैसेस जो हैं वो लिक्विड से ज़्यादा आसानी से फ्लो करते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो। देखो, जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। तो गैसेस में जो गैप है वो लिक्विड से ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड से कम है ना। गैप ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एयर जो है या जो गैसेज हैं वो लिक्विड से ज़्यादा आसानी से फ्लो करते हैं। जो गैसेज हैं वो लिक्विड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से फ्लो करते हैं। समझ में आया, है ना। तो हम लोग क्या समझेंगे, क्या कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करना होगा क्या कि ये नोट डाउन कर लो, पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो क्या समझे हमको ये समझा कि गैप ऑफ गैसेस जो है वो गैप ऑफ लिक्विड से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लिक्विड्स में ज़्यादा होगा गैसेस के कंपैरिजन में, है ना। लिक्विड्स में ज़्यादा होगा, गैप क्यों, क्योंकि गैप किस में ज़्यादा है, गैस में ज़्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में ज़्यादा होगा। इसका मतलब ड्यू टू दिस रीजन क्या है, गैसेस फ्लो very easily as compared to liquids, ठीक है, as compared to liquids, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट देखो, ये इंपॉर्टेंट बात था। इंपॉर्टेंट बात क्या था कि देखो, मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, तो गैप लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी होगा और गैस के पार्टिकल्स के बीच में भी होगा, है ना। और हर पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता जाता है अगर पार्टिकल्स के बीच का गैप क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। और तुमको ये बात तो साफ साफ दिख रहा है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा दूर है लिक्विड के कंपेरिजन में, तो क्योंकि ज़्यादा दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा तो गैसेस जो होंगे वो लिक्विड से ज़्यादा आसानी से फ्लो करेंगे, ठीक है। नोट डाउन।
क्लियर हो गया? चलो ठीक है, अब हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे, पहला 7। अब देखो, अब हम लोग को पार्टिकल्स के बारे में और करना है। हम लोग को अब पार्टिकल्स के स्पीड के बारे में पढ़ना है, स्पीड के बारे में पढ़ना है कि पार्टिकल्स का स्पीड कैसा होगा, है ना। अब देखो ये बात तो फिक्स हो गया कि लिक्विड है और गैसेज हैं, इनके पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, तो फ्लो तो करेंगे, लेकिन जब मूव करेंगे तो कितने के स्पीड से करेंगे, है ना। जो भी चीज़ अगर मूव करता है तो देखते हैं ना कि कितने की स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये बात तो हमने पढ़ लिया कि क्योंकि लिक्विड और गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में गैप है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, तो इसके कारण वो लोग फ्लो करते हैं। तो जब फ्लो कर रहे हैं तो कितने की स्पीड से फ्लो करेंगे। तो इसके एक्टिविटी को लिए हम लोग एक एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पार्टिकल्स लिए, ठीक है, ये पार्टिकल्स अरेंज है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे भी पार्टिकल्स लिए, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, इस पार्टिकल को मैंने ऐसे ही रखा, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे से हीट कर रहा हूँ। नीचे से क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। मतलब मैंने इसके नीचे आग जला दिया, तो मैंने इसको कुछ एनर्जी दे रहे हैं, है ना, कुछ हीट एनर्जी दे रहे हैं इस पार्टिकल्स को। क्या दे रहे हैं, इस पार्टिकल्स को हीट एनर्जी, है ना। तो क्या होगा, तो देखो ये तो बहुत कॉमन सी सेंस है। देखो ये पार्टिकल को मैंने कोई एनर्जी नहीं दिया, लेकिन इस पार्टिकल्स को मैं एक्स्ट्रा एक हीट एनर्जी दे रहा हूँ। तो ये जो हीट एनर्जी है बाबू, वो इन पार्टिकल्स को ही तो मिलेगा ना। वो जो हीट एनर्जी है वो इन पार्टिकल्स को मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को जब ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो वो ज़्यादा स्पीड से भागता है ना, है ना। देखो समझना है तो ऐसे समझो, मान लो दो इंसान को खड़ा किया, एक इंसान को एक दिन से कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया, उसको कोई एनर्जी नहीं दिया, और एक इंसान को पूरा अच्छे से खिला पिला के रेस में दौड़ने के लिए रखा है, तो कौन जीतेगा रेस, कौन तेज भागेगा? जो खाया पिया है वही तेज भागेगा ना। मतलब जिसको एनर्जी दिया है वो ज़्यादा तेज जाएगा। इसका मतलब ये दो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल सिस्टम 1, ये पार्टिकल सिस्टम 2। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रहा, लेकिन इन पार्टिकल्स को हमने एक्स्ट्रा हीट एनर्जी नीचे से हीट करके इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इस वाले पार्टिकल से ज़्यादा स्पीड दौड़ेंगे, है ना, ज़्यादा स्पीड दौड़ेंगे। अब देखो इतना तो तुमको फिजिक्स आता ही है कि जब भी स्पीड आएगा मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी आता है तो कौन सा एनर्जी आता है, बोलो काइनेटिक एनर्जी, है ना। स्पीड और वेलोसिटी से कौन सा एनर्जी एसोसिएटेड होता है, बोलो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बोलो 12mv², है ना। तो इन पार्टिकल्स का कुछ मास तो होगा ही, और साथ में कितने के वेलोसिटी से निकालेंगे उसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, पार्टिकल्स तो मान लो दोनों वाटर के ही हैं, फॉर एग्जांपल दोनों वाटर के ही पार्टिकल्स हैं, तो दोनों वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये भी वाटर का पार्टिकल है, ये भी वाटर का पार्टिकल है, तो दोनों के मास तो सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों एक ही मैटर के पार्टिकल्स हैं। लेकिन इस वाले पार्टिकल्स, वो इस वाले वाटर के पार्टिकल्स को हम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा ना। तो हम बोल सकते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 विल बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1। करेक्ट ना। क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1। क्लियर हो गया। तो स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टेटमेंट ये है कि अगर तुम किसी पार्टिकल्स को हीट करोगे तो वो पार्टिकल्स को तुम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी से अप्लाई कर रहे हो, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं कॉन्सेप्ट, है ना। इसका मतलब जितना ज़्यादा तुम हीट करते जाओगे इन पार्टिकल्स को उतना एनर्जी मिलेगा, ये ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बोलो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, नोट डाउन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट टॉपिक इस पे पार्टिकल्स का लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझना। देखो ध्यान से समझना डिफ्यूजन को। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, एक
एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो मुझे किसी पार्टी में जाना है, ठीक है, तो पार्टी में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो मैं परफ्यूम लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर परफ्यूम लगाया, ठीक ना, अपने कपड़े पे परफ्यूम लगाया, लेकिन मैं जैसे ही परफ्यूम स्प्रे करता हूँ तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे भी जो आदमी रहता है उसको पता चल जाता है कि मैंने परफ्यूम लगाया है ना। वो बोलेगा, अगर मेरा फ्रेंड रहेगा तो बोलेगा कि तुमने परफ्यूम लगाया, दो हमको भी दो, हम भी लगाएंगे, ठीक है। तो ये काम चोरी छुपे नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं होगा कि तुम परफ्यूम लगाए और निकल ली और किसी को पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। उस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन, ठीक है। तो देखो इस फेनोमेना को समझते हैं, ठीक है। देखो मान लो ये एक रूम है तुम्हारा, ये रूम है, और इस रूम पे तुम यहाँ पर खड़े हो और तुमने परफ्यूम को यहाँ पर लगाया है ना, परफ्यूम यहाँ पर तुम लगा रहे हो, ठीक है। देखो परफ्यूम को जब तुम स्प्रिंकल करोगे, है ना, परफ्यूम को तुम देखोगे, परफ्यूम जनरली जो कंटेनर रहता है परफ्यूम का, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऐसे बजा के देखोगे तो पानी जैसा आवाज़ करेगा, लेकिन तुम जैसे ही उसको स्प्रे करोगे तो वो एटोमाइज होकर यहाँ पर गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। परफ्यूम है, जैसे ही तुमने उसको प्रेस किया लगाने के लिए तो वो जो परफ्यूम है वो किस फॉर्म में निकला, कंटेनर से गैस के फॉर्म में निकला, जबकि परफ्यूम कंटेनर के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। परफ्यूम का जो ये कंटेनर है, कंटेनर में ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा, है ना, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाता है गैस। इसका प्रोसेस क्या होता है ये हम लोग आगे आने वाले अपने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये गैस कि जब मैंने परफ्यूम को हिट किया तो वहाँ से गैस निकला। अब देखो ये रूम है तो इसमें एयर है ना, ये रूम है तो इसमें एयर है। तो देखो अब होगा क्या कि ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड सर्कल्स है ना, गैस के पार्टिकल्स ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अब देखो एयर के पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में गैप है, तो ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये जाकर इनके गैप्स के बीच में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ये तो पहले ही बताया ना कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होगा। तो जैसे ही परफ्यूम को तुमने स्प्रे किया तो परफ्यूम के जो परफ्यूम है वो कैसे फॉर्म में निकला, गैस फॉर्म में। तो वो जो परफ्यूम गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके एयर पार्टिकल्स के बीच में अपना अपना जगह बना लेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्यूजन होने। देखो तुम बोलोगे सर ऐसा काम तो तब भी हो रहा था जब हम लोग नींबू का शरबत बना रहे थे, है ना। ऐसा काम तो तब भी हो रहा था जब हम लोग नींबू का शरबत बना रहे थे, मतलब पानी लिया था और चीनी डाल के उसको डिसॉल्व कर रहा था। तो उसको डिफ्यूजन क्यों नहीं बोला, इसको डिफ्यूजन बोल रहा है। वो इसीलिए नहीं बोला बाबू, वो इसलिए नहीं बोला कि नींबू शरबत बनाने के लिए जब तुम पानी में चीनी घुला रहे थे ना, तब तुम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे, एक एक्स्ट्रा ऊपर से वर्क कर रहे थे, एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे थे चम्मच से मिलाने में, है ना। अगर चीनी को पानी में ऐसे ही डाल दोगे तो ऐसे थोड़ी पूरा चीनी मिल जाएगा, नहीं ना, वो तो नीचे जाके बैठ जाता है ना। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोसेस तुम कर रहे थे जिसमें तुम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रहे थे, उसमें तुम एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे थे, एक्स्ट्रा वर्क कर रहे थे चम्मच से शुगर को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तुम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मार रहे हो, तुमने तो अपने जगह पे बस परफ्यूम मारा, और वो परफ्यूम क्योंकि गैस फॉर्म में था वो ऑटोमेटिकली जाके अपने अपने जगह पर ले लिया। और कोई अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर भी खड़ा होगा तो वो भी उसको स्मेल कर सकता है। तो शुगर वाले प्रॉब्लम में और इस वाले प्रॉब्लम में ये डिफरेंस है कि शुगर में तुमने कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया उस चीज को उसमें डिसॉल्व करने के लिए, लेकिन इस केस में तुमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इस गैस के परफ्यूम मॉलिक्यूल्स को जाकर इसमें डिसॉल्व करने के लिए, है ना। इसलिए इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं और उसको डिफ्यूजन नहीं बोलते। देखो बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, जो मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पर उसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। वो पहला डिसॉल्व था और ये डिफ्यूजन है। वो डिफ्यूजन इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे तुमने कुछ एक्स्ट्रा काम किया। अगर तुम किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिलाने के लिए अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हो तो वो कभी भी डिफ्यूजन नहीं होता है। अगर ऑटोमेटिकली खुद से, है ना, ऑटोमेटिकली खुद से अगर कोई चीज़ जाकर किसी चीज़ में मिल जाता है ना, मिल जाने का मतलब क्या है कि मिल जाने का केमिस्ट्री तो यही है ना कि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है उसमें जाकर बैठ जाना। अगर बिना किसी एफर्ट लगाए, बिना किसी फोर्स लगाए, अगर कोई पार्टिकल्स एटम्स के बीच का जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है उसमें जाकर अगर बैठ जाता है ना, जाकर बैठ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन, है ना। तो डिफ्यूजन क्या होगा, देखो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब दो सब्सटेंसेस का मिक्स होना। यहाँ पर क्या क्या मिक्स हो रहा है, एयर और परफ्यूम, है ना। यहाँ पर क्या क्या मिक्स हो रहा है, वो दो सब्सटेंसेस कौन है यहाँ पर, एयर एंड परफ्यूम, ठीक है ना। तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस का मिक्स हो जाना, एयर और परफ्यूम। और मिक्सिंग का यहाँ पे मतलब क्या है, गोइंग इन बिटवीन
दी इंटरस्पेस, है ना। इंटरस्पेस कहने का मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस या गैप, है ना। गेटिंग गोइंग इन बिटवीन द इंटरस्पेस। मिक्सिंग का मतलब क्या है कि परफ्यूम के गैस के पार्टिकल्स एयर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर चले गए, उसका मतलब होता है मिक्सिंग केमिस्ट्री में, है ना। तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कौन से दो सब्सटेंसेस, तो एयर और परफ्यूम। और मिक्सिंग का मतलब क्या है, गोइंग इन बिटवीन द इंटरस्पेस, कब, जब तुमने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, व्हेन यू हैव नॉट डन, when you have not done या applied any external force या फिर वर्क, है ना। अगर जब मिक्स तो करे, है ना, दो सब्सटेंसेस मिक्स तो करे, लेकिन उस मिक्स करने के लिए तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स या वर्क नहीं किया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, डिफ्यूजन। मेरे हिसाब से समझ में आ गया डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन कुछ नहीं, दो सब्सटेंसेस का मिक्सिंग है ना। मिक्सिंग का मतलब क्या कि गोइंग इन बिटवीन द इंटरस्पेस या गैप के बीच में चले जाना, जैसे यहाँ पर गया, है ना। कब, जब तुमने उसको करने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन, है ना। तो जो शुगर वाटर में डिजोल्व हो रहा था, उसके लिए तुमने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया था, तुमने स्पून लेकर उसको स्टेयर किया था, तुमने कुछ वर्क किया था, तो वो मेरा डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा, है ना, वो मेरा डिफ्यूजन नहीं कहलाएगा। लेकिन इस केस में तुमने तो बस यहाँ पे परफ्यूम किया, वो ऑटोमेटिकली जो परफ्यूम के जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो एयर के गैस पार्टिकल्स हैं, वो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो ऑटोमेटिकली उसमें चला जा रहा है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं और उसको नहीं बोलते, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है, तो आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।